टॉपिक्स है जो हमें एनी हाउ कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले हमारे पास टेंसेस का सेक्शन है, फिर पंचुएशन, फिर कंडीशनल सेंटेंसेस, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसके अंदर हमारे पास कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद कंपाउंड प्लस कॉम्प्लेक्स हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ना है। और फिर उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, और ऐसे राइटिंग हमारे पास बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, जैसे थीसिस स्टेटमेंट को, टाइप्स ऑफ एसेज को, और उसके अलावा उसके अंदर प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़ को भी कवर करना है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमें एक ऐसे जब लिखना होता है तो सबसे पहले हम किस तरह से ड्राफ्ट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, फिर लेटर राइटिंग है, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन राइटिंग है। अब सबसे पहले टेंसेस सेक्शन के अंदर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और परफेक्ट टेंस दिया है। और सिंपली हम यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बस खाली। बाकी किसी को अगर वैसे चेक करना हो तो बाकायदा इन लिंक्स पे जाकर टेस्ट भी दे सकता है। उसके बाद हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस। कोई काम हम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये है कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें कोई उनकी जो मीनिंग होती है उसके अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कहें आई हैव बीन इन कराची फॉर 10 ईयर्स, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से हम कहें आई हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर 10 ईयर्स। इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इन दोनों की जो मकसद है ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का। उसके अलावा हैज़ और हैव का है कि हैज़ हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, यानी इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके अलावा और हैव हम इस्तेमाल करते हैं आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन का मतलब जिसके अंदर हमें दिख रहा हो कि एस लगा हुआ है या फिर ई एस लगा हुआ है, जैसे पेरेंट्स हो गया, ये प्लूरल है। चिल्ड्रन हो गया, ये भी प्लूरल है। जो चिल्ड्रन का सिंगुलर है वो है चाइल्ड। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमें डिफरेंस का भी पता होना चाहिए सिंस और फॉर का, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर काफ़ी मसला करता है। सबसे पहले हमारे पास है माइनर डिफरेंस, फिर है मेजर डिफरेंस। अब जो माइनर डिफरेंस है उसमें ये है कि जो सिंस इस्तेमाल होता है ना, उसके अंदर हमें सिर्फ खाली ये पता होता है कि ये काम शुरू कब हुआ था, बाकी उस काम के बारे में, उस इवेंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आई हैव नॉट सीन सारा सिंस आई लेफ्ट द कॉलेज, मैंने सारा को नहीं देखा जब से मैंने कॉलेज को छोड़ा है। हमें सिर्फ खाली बिगनिंग पता है और कुछ नहीं पता। और इसके अलावा सेकंड इसके अंदर बात ये होती है कि नॉट गिव्स मच इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट, और उस इवेंट के बारे में भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। फॉर के अंदर ये है कि हमेशा वो टोटल टाइम पीरियड बताएगा किसी भी इवेंट के बारे में। जैसे यहाँ पे एक मिसाल है, यूएनओ हैज़ नॉट रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट फॉर डेकेड्स। अब यहाँ पे डेकेड्स आ गए तो ये पूरा टाइम पीरियड बता रहा है। डेकेड कहते हैं 10 साल के टाइम पीरियड को। और इसी तरह से अगर कहीं पे इस्तेमाल हुआ एजेस या फिर मंथ, तो इसके अंदर भी हम फॉर इस्तेमाल करेंगे ऐसे सेंटेंसेस के लिए। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, इनकी प्रैक्टिस करें या ना करें, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर सिंस और फॉर का मसला है। फिर उसके बाद मेजर डिफरेंस में हमारे पास आ जाता है यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी हमारे पास जो सिंस ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, यानी पास्ट का प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट का, इन दोनों के अंदर इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हमारे पास है फॉर का यूज्ड इन ऑल टेंस, सब टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे शी लिव्स इन हैदराबाद फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट का। शी लिव्ड इन कराची फॉर मोर देन 3 ईयर्स, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल का। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर पे। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हैज़, हैव, वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, फिर बीन, और फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और नेगेटिव के अंदर हम हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। और इसी तरह से जब क्वेश्चन सवालिया बनाना होता है तो हैज़ और हैव को फर्स्ट में ले आते हैं। और इसके अलावा ये लिंक्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। फिर अब आते हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो कि जिनके आखिर में सिर्फ खाली डी या ईडी आता है, जिनकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ना, जैसे नीचे लिखा हुआ है प्ले, प्लेड, प्लेड, यानी जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है ना, उसके अंदर सिर्फ खाली डी या फिर ईडी का डिफरेंस होता है, तो उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और इरेगुलर उनको कहते हैं जिनके पास जो कि एक नॉर्मल पैटर्न फॉलो नहीं करते। मतलब हमने रेगुलर में पढ़ा ना, एक नॉर्मल पैटर्न था वहाँ पे डी और ईडी का,
लेकिन इर्रेगुलर वो होती हैं जो कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। और दूसरे अल्फाजों में हम कह सकते हैं दोज वर्ब्स विच पजेस डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट टेंसेस, जो कि हर टेंस के अंदर एक डिफरेंट फॉर्म रखती है। यानी देखो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, मतलब कोई भी आपस में सिमिलर नहीं है, सारे डिफरेंट है, तो इनको इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है वर्ब टू बी हमारे पास लिखा, तो वर्ब टू बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों का था। अब फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है हमारे पास आई फिल इन द ब्लैंक गोइंग आउटसाइड सेड जेरी। ठीक है, आई आ गया तो अब इसके साथ एम इस्तेमाल होगा। आई एम गोइंग आउटसाइड, साइड में मैंने आंसर्स भी लगा दी ताकि कोई मसला नहीं हो। तो इसके बाद है वेट सेड जेरीज मॉम डोंट फॉरगेट टू वियर योर जैकेट इट फिलिंग द ब्लैंक कोल्ड आउट देयर। अच्छा, अब वो बता रही है कि बाहर सर्दी है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इट आया है तो इज होगा इसके साथ भी, इज। बट मॉम सेड जेरी आई डोंट वांट टू वियर इट, आई विल बी फाइन विदाउट इट, बिसाइड्स इट इज नॉट दैट कोल्ड टुडे। जेरी ओपन द डोर द विंड। अब इस फोर्थ के अंदर हमारे पास आएगा वॉज, द विंड वॉज ब्लोइंग, यानी अब पास सिंपल आ गया, हमें खुद ही पता चल रहा है। द विंड वॉज, अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो वॉज या वर होंगे। एंड द ट्रीज वर शेकिंग लीव्स, अब लीव्स भी ज्यादा है यहाँ पे तो उनके लिए भी इस्तेमाल होगा वर। द लीव्स वर फॉलिंग टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ वो है पास्ट प्रोग्रेसिव का, यानी कंटिन्यूअस का। ही शिवर्ड अ लिटिल एंड स्टूड बिहाइंड द डोर। अब इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स पे। अब पास्ट सिंपल के जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट के बाद बस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और फ्यूचर के अंदर विल, और विल के साथ कभी कभी बी भी आता है। उसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव है, पास्ट प्रोग्रेसिव के अंदर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फ्यूचर के अंदर दो है हमारे पास, फ्यूचर प्रोग्रेसिव के अंदर दो है, एक है गोइंग टू और एक है विल बी। ही विल बी वेयरिंग अ मास्क। अच्छा, मैंने शायद यहाँ पे गोइंग टू का सेंटेंस नहीं लिखा, तो गोइंग टू का ऐसे होगा ही इज गोइंग टू वियर अ मास्क। यानी जब गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गोइंग टू वाले के अंदर। लेकिन अगर हम विल बी वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो उसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी विल बी के साथ। फिर उसके बाद आया था हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो सिंपल है, इसमें इज एम आर लगता है। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जितने भी परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है उन सबके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बस प्रेजेंट के अंदर हैज हैव है, और पास्ट के अंदर सिर्फ हेड आ जाता है हमारे पास, सिर्फ हेड, और फ्यूचर के अंदर विल आ जाता है बस, और कोई तो इसमें डिफरेंस नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास है क्लॉजेज और टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ना कंडीशनल सेंटेंस, उसके अंदर यही है सब कुछ। तो क्लॉज हम उसको कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ वर्ब, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो फॉर्मेट होता है उसको हम क्लॉज कहते हैं। इट इज़ अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एज इट कैन अलोन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। और क्लॉज की एक सबसे जो बड़ी बात होती है वो ये होती है कि वो एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा होता है। सो इन सिंपल वर्ड्स अ क्लॉज कैन बी सिंपल सेंटेंस। अच्छा, यानी इसको सिंपल सेंटेंस भी हम कह सकते हैं। समटाइम्स इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। अब यहाँ पे जो प्रीडिकेट इस्तेमाल हो रहा है ना वो एडजेक्टिव की एक टाइप है। प्रीडिकेट कहते हैं कि वो हमारे पास वर्ब से पहले आ रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज उसको कहते हैं जो हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट, और सब ऑर्डिनेट वो जो कि किसी हमारे पास कंजंक्शंस होती हैं, उसके अंदर भी दो होती हैं, एक होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और एक होती हैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज उसको कहते हैं जो कि ज्वाइंट हो मेन क्लॉज से बाय द हेल्प ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। She laughed, one clause. I waited for him but he did not come, two clauses. Clauses have two major types. अब यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो होता है वो हमारे पास मेन क्लॉज होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज उसको कहते हैं। अब आया था सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप। सेंटेंसेस की हमारे पास तीन टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखो सेंटेंस उसको कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास अल्फाज और अल्फाज का एक मजमुआ जो कि हमें एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा हो, ठीक है, थॉट दे रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर हम आते हैं उस पे जो हमें पढ़नी है असल में, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर स्टेटमेंट्स हो और वो खत्म हो पीरियड पे, मेरे ख्याल से पीरियड्स फुल स्टॉप्स को कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंस टाइप मोस्टली यूज्ड इन एकेडमिक राइटिंग। एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर, उनके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं।
और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका। फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर लिखा हुआ है कि कॉमन नहीं होता एकेडमेटिक राइटिंग के अंदर एक्साइटेडली एक्सप्रेस इमोशन, और ज़्यादातर ये हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको किसी और को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। फिर आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी काम करने के लिए, किसी को हुक्म देने के लिए, किसी से कोई काम किस तरह से करना है उसको, वो काम, इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स, वो सब के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप द वेपन, अब एक ऑर्डर दिया जा रहा है। और एक्सक्लेमेटरी के अंदर आई कैंट बिलीव ही वॉन, और एक्सक्लेमेटरी का ये भी एक होता है कि उसके आखिर के अंदर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। और डिक्लेरेटिव के अंदर जैसे लिखा हुआ है डॉल्फिन्स कैन रिकॉग्नाइज देयर रिफ्लेक्शंस, यानी उनके पास ये सलाहियत होती है। तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं बाकायदा। इंटेरोगेटिव जिसके अंदर हम सवालिया बनाते हैं, जैसे आर यू गोइंग होम। तो उसके बाद आती है हमारे पास पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस कहते हैं कॉमास, फुल स्टॉप्स, सेमीकोलन, इन सबको। अब उसकी एग्जांपल दी है कि अगर हम पंक्चुएशन नहीं, अगर उस पर ध्यान देना तो उसका मतलब और मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि दादी आ जाए खाते हैं, और हम बीच के अंदर कॉमा नहीं लगाएं, यानी पंक्चुएशन नहीं करें, तो उसका मतलब हो जाएगा कि ग्रैंड माँ को खाते हैं। और अगर हम बीच में लगाएं कॉमा तो इसका मतलब हो जाएगा कि साथ मिलके खाते हैं। मैं आपको बताता हूँ जो इसमें पढ़ना है। फुल स्टॉप और इसका दूसरा नाम है पीरियड, फिर है कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं है इसके अंदर, अपोस्ट्रॉफी है, और फिर उसके बाद है डैश, हाइफिन, अंडरस्कोर, और एलिप्सिस है, कोटेशन है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। प्रॉपर हम उसको कहते हैं जो भी किसी कोई भी ऐसा वर्ड जो खास हो, जगह के हिसाब से, जानवर के हिसाब से, नाम के हवाले से, या फिर कोई जगह के हिसाब से, बस। अब पीरियड और फुल स्टॉप के अंदर आ जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि भाई द पीरियड ये कहा जाता है ब्रिटिश के अंदर, फुल स्टॉप कहा जाता है, और अमेरिकन के अंदर जाहिर सी बात है पीरियड कहा जाता होगा। और ज़्यादातर ये सेंटेंस को रोकने के लिए, कंप्लीट करने के, जैसे रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। उसके बाद आते हैं हम हमारे पास है होगा एलिप्सिस। एलिप्सिस इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम बताना हो कि भाई टू बी कंटिन्यू है ये, तो हम उस अल्फाज के आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात लिखी हुई होगी, इन्होंने एलिप्सिस को इस तरह से बताया कि हम अक्सर जो कोटेशंस करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है एक बंदे का बहुत बड़ी कोई कोटेशन है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। वैसे इस बात को हम ऐसे नहीं समझना चाहिए, इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी बात हम किसी की कोट कर रहे हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और वैसे भी अगर हमें बताना हो कि भाई कोई चीज़ है वो कंटिन्यू है आगे फर्दर, तो उसके लिए भी एलिप्सिस इस्तेमाल होते हैं। फिर सेमीकोलन पे आते हैं, ये इस वजह से इस्तेमाल होता है ताकि हम एक दो स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं कि भाई एक प्रॉपर मीनिंग जाए, कि ये दो जुमले आपस में अलग नहीं है। यानी फुल स्टॉप के बजाय हम सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे ताकि वो दोनों जुमले आपस में एक दो स्टेटमेंट्स हैं लेकिन आपस में ताल्लुक़ रखती हैं, इस वजह से सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है। वैसे बताऊँ, सेमीकोलन की जगह पे कॉमा इस्तेमाल होता है। हम लोग ज़्यादातर जो भी लोग हैं ना वो कॉमा ही इस्तेमाल करते हैं, सेमीकोलन तो बहुत ही कम है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई देखो बिल्कुल वैसी है। मेलिन इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, शी विजिट्स डेविड इन हॉस्पिटल एवरी डे। अब नीचे आए थे कॉलन। अब कॉलन का सीन ये है कि ये हमारे पास इस्तेमाल होता है कि जब हम बताना चाह रहे हो कोई भी एक्सप्लेनेशन, किसी भी मतलब कोई भी स्टेटमेंट समझ लो, कोई भी बात बताने से पहले कोई उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी हो ना, तो कॉलन इस्तेमाल करते हैं यार। वही जैसे अपन लिखते हैं यार इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद कॉलन लगाते हैं, समझ जाओ वही सीन है पूरा का पूरा। कॉलन इस वजह से इस्तेमाल होता है। अ डैश इज ज़्यादा इन्फॉर्मेट इज समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ अ कॉलन और अ सेमीकोलन। अच्छा, डैश इस्तेमाल होता है सेमीकोलन और कॉलन की जगह पे। एग्जाम्पल दी हुई, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, देयर इज अ लॉट टू डू हियर। वैसे ये स्ट्रक्चर बहुत ही कम देगा। डैश वजह ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे हम अपना कोई वर्ड लिख रहे हो और स्पेस ख़त्म हो जाए पेज पे, तो हम वहाँ पे वैसे डैश अमूमन इस्तेमाल करते हैं। ये कह रहे हैं तो भाई मान लेते हैं भाई, कॉलन और सेमी कॉलन की जगह इस्तेमाल होता है। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में थोड़ा सा है यार। डायरेक्ट स्पीच उसको कहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ पढ़ रहे होंगे हम इसी वजह से ये कह रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच समझ लो जो बंदा होता है उसके अल्फाज होते हैं वही के वही, और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जो कि कोई बता रहा होता है किसी और के अल्फाज को। ठीक है, अब इसके अंदर कोटेशन मार्क देख लेते हैं। कोटेशन मार्क हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं किसी के अल्फाज को कोट करने के लिए। दूसरा, हम यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट स्पीच के सेंस में भी हमें इस्तेमाल किया बताया हुआ है कि
इसको तो छोड़ दो, ये ब्रिटिश का बता रहे हैं और फिर अमेरिकन का बता रहे हैं कि भाई एक लगाते हैं, ब्रिटिश वाले एक लगाते हैं और जो अमेरिकन वाले हैं वो दो लगाते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस आ गए। ये इस वजह से इस्तेमाल होता है ताकि हम एडिशनल डिटेल्स दे सकें। यानी मिसाल के तौर पे डिक्शनरीज या फिर ये जो रेफरेंसेस होती हैं हमारे पास, इन सब के अंदर हमें ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस मिलता है। उसका मकसद यही होता है ताकि जो पढ़ने वाला है उसको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए। फुल स्टॉप की जगह ना कॉमा इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि ये जो हमारी बात है ना वो कंटिन्यू ही है। वैसे इस्तेमाल इस सेंस में होते हैं, या फिर इसको वैसे कहा जाता है शॉर्ट पॉज, इसका नाम है वैसे शॉर्ट पॉज, इसमें भी होगा। आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमास customarily indicate a brief pause. They are not as final as periods. बस यार कंटिन्यू करने के लिए होता है। अच्छा, इन्होंने इसमें अब ये बता रहे हैं कि भाई किसी लिस्ट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हो तो लिस्टिंग के अंदर भी हम कॉमास इस्तेमाल करें। अपॉस्ट्रोफी देख लेते हैं। इट इज यूज फॉर टू डिफरेंट पर्पसेस। अच्छा, अपॉस्ट्रोफी का सीन यहाँ पे बड़ा वो है, उसको थोड़ा सही से समझना। शो पोजीशंस और शो ओमिशन, यानी एक अपनी मिल्कियत बताना, और ओमिशन का मेरे फिर से जहन से निकल गया इसका मतलब क्या होता है। यू यूज एन अपॉस्ट्रोफी टू शो दैट अ थिंग और पर्सन बिलोंग्स। अपॉस्ट्रोफी वैसे इस्तेमाल होती है कि भाई ये इस बंदे की चीज़ है, तो इस वजह से हम उस अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं। अब उसका भी एक उसूल है, वो उसूल थोड़ा सा है टिपिकल, उसको देखो। अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं और उसके बाद एस लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंगुलर नाउन, बस सिंगुलर नाउन ही समझ लो बस। और फिर उसके बाद है, इसके अंदर भी एक सीन है कि अगर पर्सनल कोई किसी का नाम होगा ना तो उसके आखिर के अंदर हम, ये वैसे बहुत अजीब है, एस लगा हुआ भी होगा उसके नाम के अंदर, आखिर में हम अपॉस्ट्रोफी लगा के एक और एस लगा देंगे। फिर प्लूरल नाउन का इसी तरह से। अब प्लूरल नाउन का सबसे अजीब है, यानी प्लूरल नाउन अगर होगा ना तो उसके आखिर में सिर्फ अपॉस्ट्रोफी होगी, कमाल है, ठीक है। गर्ल्स अपॉस्ट्रोफी आखिर में। और पर्सनल नाउन होगा तो उसके अंदर एस भी हो सकता है हो, और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगेगा। और आ जाते हैं सिंगुलर का सिंपल, ये सिंगुलर इंसानों वाला जो है ना वो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन। फिर उसके बाद पर्सन जो नाउन है वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि भाई एस लगा हुआ है, उसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं। और प्लूरल के अंदर ये है कि हम उसके अंदर आखिर में एस लगाते हैं। और इसके अंदर एक और बात उन्होंने ऐड की थी कि प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड इन एस विद द प्लूरल नाउन दैट डजंट एंड इन एस। अच्छा, इसके अंदर भी एक उन्होंने सीन डाल दिया था कि अगर कोई ऐसा प्लूरल नाउन हो जो एस पे नहीं खत्म होता, जैसे आपको शुरू में मैंने मिसाल दी थी ना, चिल्ड्रन, ठीक है, ये एक प्लूरल नाउन है लेकिन एस पे खत्म नहीं होता, तो फिर इसके अंदर हम ये करते हैं कि अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं। यानी प्लूरल के हमारे पास दो हो गए, एक ये कि हम जिसके अंदर एस आ रहा होता है उसके आखिर में लगा देते हैं, और जिसके अंदर नहीं होता तो उसके अंदर वही नॉर्मल वाला है, सिंगुलर नाउन के साथ जैसे हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं वही सीन है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं किसी भी, जैसे आई एम की आई कॉमा एम। उसके बाद हमारे पास है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर जो दोनों जो क्लॉजेज होते हैं ना वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। यानी दोनों आपस के अंदर सेंस रखते हैं और कंप्लीट स्ट्रक्चर रखते हैं, और वो सेपरेटेड होते हैं बाय दी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट यानी जो आपस में मिलाते हैं, मिसाल के तौर पे एंड हो गया, बट हो गया। उसके बाद हमारे पास है जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं कनेक्टिंग के लिए इन दो सेंटेंसेस, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ आई एम अ टीचर, अब इसके अंदर हमने इस्तेमाल करा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड माय वाइफ इज अ लॉयर। बताया हमें कि भाई फॉर इस्तेमाल होता है ताकि हम रीज़न या पर्पस इस्तेमाल बता सकें। एंड इस्तेमाल करता है, एंड इस्तेमाल होता है दो जुमलों को मिलाने में। नॉर इस्तेमाल होता है कि कोई वो नेगेटिव आइडिया दे या फिर ज़्यादा नेगेटिविटी दे। बट इस्तेमाल होता है मतलब कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हो। और इस्तेमाल होता है कि आपके पास चॉइस है कोई भी। येट का होता है कि कोई एक्सेप्शन है। सो का मतलब है कॉन्सिक्वेंस, मतलब हम किसी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट समझ लो उसको, यानी किसी चीज़ का इफेक्ट बता रहे होते हैं सो इस्तेमाल करने के बाद। मैंने बताया मैं किस तरह से ये इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट जो होता है वो प्रॉपर मीनिंग दे रहा होता है और डिपेंडेंट नहीं देता। और यहाँ पे जो हमारे पास कनेक्टिंग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। मिसाल देख लेते हैं, ऑल्थो, ठीक है, पहले जुमले के अंदर ऑल्थो है, और उसके बाद दूसरे के अंदर हमारे पास है सिंस है। Although Dennis had some doubts, she found the courses very useful. यानी इसके अंदर अगर हम डिपेंडेंट को पढ़े ना तो वो कोई मीनिंग देता ही नहीं है। जैसे although Dennis had some doubts, यानी
बहरहाल डेनिस को कुछ शक व शुबहात थे। शी फाउंड द कोर्स इज वेरी यूजफुल। और फिर भी मतलब अगर हम सिर्फ खाली पढ़ें शी फाउंड द कोर्स इज वेरी यूजफुल, ये एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो डिपेंडेंट है वो अगर अकेला इस्तेमाल हो तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। हम नीचे आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यहाँ पे बताया हुआ है ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, अनटिल, अनलेस, व्हेन और वेयर एज। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ये थोड़ा सा सीन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब इसके अंदर हमें सिर्फ खाली एक जो पहला जो सेंटेंस है ना, बस उसको ध्यान में रखना है कि इनके अंदर ना दो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक डिपेंडेंट होता है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट, एक एटलीस्ट यानी एक कम से कम एक इनका डिपेंडेंट होता है। आफ्टर टू सॉसर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम दे जॉइंड देयर अदर टीममेट्स फॉर लंच एंड दे वेंट टू द मूवीज। अब देखो कितने अजीब है, पहले कहते आफ्टर द टू सॉसर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम, जब आखिर के दो प्लेयर सॉसर प्लेयर गेम हार गए, दे जॉइंड द अदर टीममेट्स फॉर लंच, तो उन्होंने अपने दूसरे साथियों को ज्वाइन कर लिया लंच के लिए, एंड दे वेंट टू द मूवीज। ठीक है, अब देखो एंड इस्तेमाल हो गया ना, तो ये तो इसका मतलब हो गया हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि एंड से मिल रहा है। अब देखते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है इफ वी रिमूव द डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है आफ्टर द टू सॉसर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम, ये है डिपेंडेंट। ठीक है, अगर इसको हम हटा दें तो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, दे ज्वाइंड देयर अदर टीममेट्स फॉर लंच, उन्होंने अपने दूसरे साथियों को ज्वाइन किया और लंच किया उनके साथ, और फिर उसके बाद मूवी देखने चले गए। ठीक है, उसके बाद वी हैव अ कंपाउंड सेंटेंस, द डिपेंडेंट क्लॉज मेक्स दिस सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और इसी के साथ अगर हम उसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी इसके अंदर जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना वो सिर्फ खाली है आफ्टर द टू सॉसर प्लेयर्स लॉस्ट देयर गेम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ याद करने हैं, मतलब समझ लो कंक्लूजन लिखी हुई है। अब कंक्लूजन ये है कि भाई सिंपल सेंटेंस जो होगा उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंपाउंड के अंदर दो इंडिपेंडेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर इंडिपेंडेंट होगा और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर दो इंडिपेंडेंट होंगे और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट होगा। अब आए थे हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस, एक होता है जीरो कंडीशनल, एक होता है फर्स्ट कंडीशनल, एक होता है सेकंड कंडीशनल और एक होता है थर्ड कंडीशनल। जीरो कंडीशनल होता है सच, वर्ल्ड वाइड सच, प्रेजेंट रियल कंडीशंस, जनरल फैक्ट्स, हकीकत सच्ची बात है। फर्स्ट कंडीशनल होता है जो कि मुमकिन है कि आप फ्यूचर में कर सकते। सेकंड कंडीशनल है जो कि ख्याली पुलाव है। थर्ड कंडीशनल तो ऐसा है जैसे कि आप फजूल सी बातें करो। ठीक है, काश काश वाली, वो जो बंदा बहुत उदास होता है ना, वो वाली बातें थर्ड कंडीशनल के अंदर आती है। एक तो होता है भाई आप अभी किसी के साथ बैठे हो और प्रेजेंट की कोई ऐसी बातें कर रहे हो कि जो कि अनरियल है, हो नहीं सकता, यानी मेरे पास अगर पैसे होते मैं तुम्हें पैसे दे देता, ये है पास्ट। और कोई बंदा तुम्हारे पास अभी आया हुआ तो यार मेरे पास अगर पैसे होते मैं अभी तुम्हें दे देता, ये समझ लो। यानी जो सेकंड कंडीशनल है ना वो तो ऐसा है, मतलब थोड़ा मुनासिब है, झूठ में भी मतलब ऐसा है कि इतना बुरा नहीं है। लेकिन थर्ड कंडीशनल तो ऐसा है कि मतलब बंदे का दिमाग ही घुमा दे कि यार अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें पैसे दे देता उस वक्त। इनके अंदर ये याद रखना होता है कि यार इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के अंदर स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। अब इसमें बता रहे हैं कि जो जीरो कंडीशनल है ना उसके अंदर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर। ठीक है, इसमें मेन एक इफ क्लॉज होता है और एक होता है मेन क्लॉज। ठीक है, यानी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट ऐसे भी समझ सकते हो आप। इफ क्लॉज वो जिसके अंदर इफ हो, और मेन क्लॉज आपको पता है वो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। यानी इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, दोनों के अंदर सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर तुम आइसक्रीम गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगी। ठीक हो गया, एक ही एग्जाम्पल इसकी काफ़ी है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं। यार हम बता दिया ना, ये तो सच्ची बातें होती हैं, सच बातें होती हैं। अब उसके अंदर आते हैं फर्स्ट कंडीशनल के अंदर। फर्स्ट कंडीशनल के अंदर हमारे पास इफ क्लॉज के अंदर सिंपल प्रेजेंट होता है और मेन क्लॉज के अंदर हमारे पास होता है फ्यूचर सिंपल। यानी इफ इट रेन्स आई विल वियर अ जैकेट, अगर बारिश हुई तो मैं जैकेट पहन लूंगा। इसको याद रखना होता है कि द डिपेंडेंट क्लॉज ऑफ द फर्स्ट कंडीशनल बिगिंस विद इफ
ठीक है। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज यानी इफ क्लॉज जो होता है वो होता है डिपेंडेंट, और उसके पास सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी इसको इफ से जहन के अंदर याद रखना है वैसे इफ के अंदर, कि इफ सिंपल प्रेजेंट होगा फर्स्ट कंडीशनल के अंदर, द इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ द फर्स्ट कंडीशनल यूजेस विल प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, मेन क्लॉज जो होगा वो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करेगा आसान अल्फाजों में, फ्यूचर सिंपल, ठीक है। यानी इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल होगा और मेन क्लॉज हमारे पास होगा फ्यूचर सिंपल, सेकंड कंडीशन में आते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है अनरियल सिचुएशन इन द प्रेजेंट। अब इसके अंदर डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसके अंदर हमारे पास पास्ट सिंपल होता है, पहले वाले में प्रेजेंट सिंपल था, इस वाले में क्या है पास्ट सिंपल। और इंडिपेंडेंट के अंदर हमारे पास आ जाता है वुड, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो कि फ्यूचर सिंपल ही होता है लेकिन सिर्फ विल की जगह पे क्या आ जाता है वुड, इसको ऐसे याद कर लो आप, आसानी होगी। फिर उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू, ठीक है। मतलब पेपर के बाद अगर मुझे जवाब पता होता मैं तुम्हें बता देता। कंडीशनल मतलब जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता था वो बात है। इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर इफ जो होता है वो हमारे पास होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस, और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आई हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी आई वुड हैव स्टडीड मेडिसिन। यानी मतलब किसी को कह रहे हैं कि भाई अगर मैं यूनिवर्सिटी गया होता तो मैं मेडिसिन के बारे में पढ़ चुका होता। अब आए थे हमारे पास प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज। सबसे पहली टेक्निक है प्री राइटिंग के अंदर फ्री राइटिंग, ठीक है। फ्री राइटिंग कहते हैं कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आपको जो भी जहन में आ रहा है ना उल्टा सीधा वो लिख दो, फ्री राइटिंग ये है आसान अल्फाजों में। चलो हम पढ़ भी लेते हैं। When you do not know what to write about a subject or when you are blocked in writing, free writing sometimes help. In free writing, you write on your topic for 10 minutes. You do not worry about spelling, punctuation correctly, about erasing mistakes, organizing material और about finding exact words. यानी आप समझो किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं करते। फिर टेक्निक 2 के अंदर है क्वेश्चनिंग। हम सवाल खुद से बनाते हैं कि भाई अगर ऐसा होता तो उसका क्या जवाब होता, ठीक है। व्हेन, वेयर, हु, हाउ, समझ रहे हो। यानी अपने आप से सवाल पूछते हैं भाई मैंने कुछ भी फ्री राइटिंग के अंदर लिखा हो तो उसके अंदर कोई स्टेटमेंट हो तो वो स्टेटमेंट के अंदर जो बात बताई हो ना उससे हम सवाल करते हैं, ठीक है। टेक्निक 3 को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कह सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमारे पास है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग को भी आसान अल्फाजों में यार ब्रेनस्टॉर्मिंग ही समझ लो आप, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्लियर करता हूँ। फ़र्क ये है कि यार फ्री राइटिंग करते हैं, फ्री राइटिंग के बाद क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग जब हम करते हैं तो हमें खुद पता चल जाता है यार मुझे किस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जब हमें ये पता चलता है किस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो फिर हम क्या करते हैं कि जो तीसरा है ना हमारे पास जिसको क्या पता नहीं क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग समझ लो। ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर हम फिर क्या करते हैं जिस चीज़ों के बारे में पता होता है ना उसको ऐड करते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। फिर बिल्कुल जो टेक्निक 4 है ना क्लस्टरिंग, उसके अंदर बिल्कुल फाइनलाइज करके लिखते हैं कि भाई मुझे इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। फिर टेक्निक 5 है कि एक हम आउटलाइन बनाते हैं, मतलब समझ लो मेन स्टेटमेंट, यानी जो कि हम हेडिंग समझ लो हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। फिर टेक्निक 6 के अंदर हमारे पास है फर्स्ट ड्राफ्ट, यानी पहली कोशिश समझ लो। सुनो मतलब लिखे हैं क्या तो मतलब उसका क्या है, मतलब ये है कि 40 मिनट तक सोचते रहो, बनेगा आपके एक पैराग्राफ और पेपर का टाइम निकल जाएगा और सप्ली दिख रहा है। मतलब कि 5 स्टेप्स करने हैं एक पैराग्राफ बनाने के लिए। कैसे तो इतना छोटा थोड़ी होता है, ऐसे तकरीबन 2-3 तो पैराग्राफ होंगे ना सुना। सुनो यार ये 5 स्टेप करके करना क्या है, जो टॉपिक आया ना उसके बारे में ना जब 5 मिनट बैठ के सोच, अगर ज़्यादा टाइम है तो पेपर मतलब कि ऐसे आखिर में करिए हमेशा रहिए ना, फिर देखियो टाइम कितना है। अगर तकरीबन 1 घंटा हो ना 10 मिनट तक सोचियो कि यार क्या लिखूं क्या सोचूं, उसके बारे में आइडियाज कलेक्ट करियो, रफली पेंसिल से लिखता रहे, फिर जाके बस जो याद आ रहा है उसके बारे में लिखता रहे। से लिख रहे होते ना तो पहला वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर तुम बताया करो कि भाई मैं नीचे बताने वाला क्या हूँ आसान अल्फाजों में। फिर उसके बाद आती है उसकी बॉडी के अंदर तुम बताते हो कि भाई सीन क्या है। फिर उसके बाद आता है आपका अपना ओपिनियन, आपकी राय आती है, यानी आप क्या बताना चाहते हो, ठीक है। यानी आप उससे क्या अखज़ करते हो, मतलब अगर आप चाहो तो सिर्फ खाली इंट्रोडक्शन दो, बॉडी देने के बाद कंक्लूजन दे दो, फिर उसके बाद कंक्लूजन, और कंक्लूजन बिल्कुल वही होती है जो अपन इंट्रोडक्शन में देते हैं बस।
उसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स। 4 हमारे पास पैराग्राफ्स की टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी और है परसुएसिव। नैरेटिव के अंदर हम बताते हैं कोई भी कहानी, ये वो मतलब उनको समझ लो पैराग्राफ्स की फॉर्म के अंदर बताते हैं कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। डिस्क्रिप्टिव के अंदर बताते हैं कि डिस्क्रिप्टिव को मतलब ऐसे समझ लो कि यार ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ के बारे में। एक्सपोजिटरी इसके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ के बारे में और उसको, अच्छा एक्सपोजिटरी आप समझ लो जो हमारी लैब्स होती है ना, ये सारी एक्सपोजिटरी पैराग्राफ के फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है, यानी किस तरह से हमें लैब को परफॉर्म करना है, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। परसुएसिव के अंदर हमारा अपना, मेरे ख्याल से अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, टू गेट द रीडर टू एक्सेप्ट। हाँ, परसुएसिव के अंदर हमारा अपना कोई नुक्ता नज़र होता है। मिसाल के तौर पे यार मैं इसके फेवर में हूँ या फिर इसके अगेंस्ट में हूँ। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ, तो फिर मैं फेवर वाले सारे पॉइंट नीचे दिखता हूँ। अगर मैं कहता हूँ भाई मैं अगेंस्ट में हूँ, तो अगेंस्ट वाले। नहीं, कन्विंस करना किसी को। The term persuasive is an adjective derived from verb persuade, which means to convince somebody. ठीक है, persuasive का वैसे मकसद वही है, convince करना। Persuasive as is full of the convincing techniques, इसके अंदर convincing techniques इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन देख लो ना आगे है ना कि 2 सिचुएशन होती है, या तो हम उसके फेवर में बात करो या उसके अगेंस्ट में बात करते हैं। अब उसको बता रहे हैं कि किस तरह से हम लिखते हैं। सबसे पहले टेक अ स्टैंस, यानी हम सबसे पहले सोचते हैं कि हम किस के बारे में बात, हमारा टॉपिक क्या है, मोटिव क्या है जिस पे हम लिखना चाह रहे हैं ऐसे अपना। उस टॉपिक को पढ़ने वाले कौन है, उसके मुताबिक फिर हम थोड़ी रिसर्च करते हैं कि उसी हिसाब से हम फिर अपनी मतलब दलाइल देखते हैं। भाई ऑडियंस इस सारे अपना और कोई भी नहीं है। Think about the structure of your essay. Determine what evidence you will include and order in which you will present it. Select करें कि भाई क्यों सुबह नाश्ता करना चाहिए। दूसरा पढ़ने की, लिखने की और रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसके अंदर इन्होंने हाईलाइट जो करी हुई है वो है थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। आई बिलीव दैट एवरीवन शुड ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू देयर एक्टिविटीज। द पर्पस ऑफ दिस पेपर इज टू शो द इम्पोर्टेंस। इसके अंदर हम देख भी लेते हैं कि ऐसे लिखते किस तरह से, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन होता है। अब देखो इंट्रोडक्शन के अंदर वो यही बताएगा मैं आगे बात क्या करने वाला हूँ। A lot of people, especially young people, go through the day without having breakfast. Many people believe that it is not necessary, or they say that they don't have time for that and begin their day with no meal. I believe that everyone should eat breakfast before going to their activities. The purpose of this paper is to show the importance of breakfast, especially for students. आई मतलब इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर बताई। पहले उसने एक जनरल बात की कि भाई जो भी मतलब समझ लो जो भी तसव्वुरात होते हैं ना लोगों के, उसको पहले उसने लिख दिया कि किन किन को करना चाहिए और कुछ लोग क्या कहते हैं वो लिख दिया इसने। फिर उसके बाद उसने बता रहा है, अब देखो बॉडी है ये नीचे, फर्स्ट रीजन बता रहा है, फिर अनदर रीजन। द फर्स्ट रीजन व्हाई यू शुड ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल is for your health. When you skip breakfast and go to school and you are looking for a disease, because it's not healthy to have an empty stomach all day long. It's very important to have a meal and not let your stomach work empty. All you are going to get is मतलब मेरे ख्याल से कोई पेट में कोई गैस की कोई होता होगा, and a lot of problems with your health if you don't eat breakfast. दूसरा another reason for eating breakfast is because you need food to do well in your classes. Your body and your brain are not going to function as good as they could because you have no energy and no strength. When you try to learn something and have nothing in your stomach, you are going to have a lot of trouble succeeding. A lot of people think that they should not eat because they are going to feel tired. वैसे ये बात सच भी है। देखो कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हम नाश्ता कर लेंगे ना तो हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, और कुछ लोग ये कहते हैं यार जब तक मैं खाना नहीं खा लूँ ना तो मुझसे काम नहीं किया जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब इसके अंदर इसने ये कहा है, दोनों की बात की, और ये कहा है कि भाई ये सही नहीं है। अब उसको वो नीचे देखो बता रहा है कि भाई किस तरह से सही नहीं है। ब्रेकफास्ट इज नॉट अ वेरी बिग मील एंड ऑन द कंट्रेरी यू आर गोइंग टू फील टायर्ड इफ यू डोंट हैव ब्रेकफास्ट। यानी अब वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप नहीं करोगे तो आप थक जाओगे, बिकॉज यू हैव स्पेंड द एंटायर प्रीवियस नाइट विदाउट फूड, क्योंकि आपने पूरी रात गुजारी है बगैर खाने के। अब आखिर के अंदर उसने कंक्लूजन दी है, द लास्ट रीजन टू हैव ब्रेकफास्ट एवरी डे इज बिकॉज यू कैन अवॉइड डिजीज, ताकि बीमारियों से बच सकें। अगर नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे और जो हमारी बीमारी होंगी वो भी बढ़ती जाएंगी।
फिर उसके बाद आखिर में लिखा हुआ है, आखिर में बता रहा है कि भाई इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ब्रेकफास्ट करने की, इसको हम नहीं स्किप कर सकते और हमारे बचाव के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बस अब परजेजिव वैसे इसके अंदर उन्होंने मतलब ये समझ लो कन्विंस किया है कि भाई आपको नाश्ता करना चाहिए। इसके अंदर भी बिल्कुल वही सीन होगा, ठीक है। अब इसको उर्दू के अंदर ही पढ़ के ना ख़त्म करता हूँ। आजकल के हिसाब से माजी, मतलब माजी कहते हैं ना अभी को, मतलब इसको इंग्लिश में बोल दो ज़्यादा अच्छा है। प्रेजेंट के अंदर अगर हम देखें तो हमें इंग्लिश को पढ़ने की और लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है बनिस्बत पहले से, मतलब पहले ज़माने से। क्योंकि आजकल हमें कोई भी काम करना हो तो उसके अंदर हमें लाजमी या तो किसी को कुछ लिख के देना पड़ता है या फिर खुद पढ़ना पड़ता है। अब उसके बाद आखिर बता रहे हैं कि भाई मेन रीज़न के अंदर ये बता रहा है कि फॉर प्रॉस्पेरिटी और इज़ दैट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टुडे। तारीफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आपको अगर कोई अच्छी नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी, अगर आपको कोई नई मतलब कुछ सीखना है उसके लिए भी आपको चाहिए। और इसके अलावा मतलब इंटरव्यूज़ के अंदर कोई आपको कुछ बनाना हो, कोई इंस्ट्रक्शंस पढ़नी हो, कुछ भी पढ़ना हो, आपको इसके अंदर रीडिंग और राइटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और फिर उसके बाद बताया हुआ कि कम्युनिकेशन इज अनदर हेड एंड चीफ रीजन आई हैव चूजन टू पुट हियर many professions require people to work in team to solve problems and make decisions. Reading and writing can help you to know other colleagues are doing. On the other hand, it can also help you to tell other people what you have done and your future and your plan for next. बस यही कहना चाह रहा है कि भाई हर हिसाब से इंग्लिश जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है पहले की बनिस्बत। बस अब यहाँ पे आया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। The purpose of the introductory paragraph is to introduce the reader to the topic of the essay. This can be accomplished through a series of introductory sentences followed by the thesis sentence. In introductory paragraph के अंदर जो हम sentence लिखते हैं ना वो thesis statement से निकाला जाता है। The most important element in an essay is the thesis sentence, जिसका अंदर सबसे ज़्यादा मार्क पड़ती है हमें, because it sets the tone for the entire essay. क्योंकि उसी से हमारा फिर पूरा ये सेट होता है कि हम इस essay के अंदर बताने वाले क्या हैं। It states what the writer is going to explain, clarify, argue for or against about the essay's topic. Although there is no rule about which paragraph to place the thesis sentence in, it is usually placed near the end of the first paragraph. This placement makes your thesis the last element of your essay's introduction. यानी अब वो कह रहे हैं कि thesis जो sentence होता है ना वो अमूमन ना introduction का जो आखिरी sentence होता है उसके अंदर होता है। अब वो आखिर में बता रहे हैं कि भाई इसको किस तरह से बताना चाहिए और किस तरह से नहीं बताना चाहिए। अनाउंसेस द ओवरऑल टॉपिक, ओवरऑल मीनिंग पूरे ऐसे की लबो लबाब देना चाहिए उसको। स्टेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, भाई हम क्या बताना चाहिए, उसकी मेन फोकस क्या होगा वो बता दिया। जैसे भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट, बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि भाई इंपॉर्टेंस की बात करेंगे ब्रेकफास्ट की। कैन आउटलाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर ऐसे, और अगर हम उससे सोचें तो हमें खुद समझ में आ जाएगा पहले इसने क्या बात की होगी, कौन सी टाइप ऑफ ऐसे के अंदर इसने ये लिखा हुआ होगा। मेन आइडिया पे फोकस करता है। एक्सप्रेस द टॉपिक एज एन ओपिनियन दैट कैन बी डिस्कस्ड, ठीक है। अब उसके अंदर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो है फैक्ट इज नेवर एक्सप्रेस्ड एज अ क्वेश्चन, और कभी भी सवाल ही नहीं होना चाहिए। जैसे इटली इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, आगे मतलब ये हमने हेडिंग दे दी, गलत है, ठीक है। ये एक सवालिया बन गया। और फैक्ट के अंदर भी हम यही कह सकते हैं, इटली इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, ये भी एक फैक्ट हो गया, ठीक है। मतलब ऐसी बातें जो कि फैक्ट नहीं हो उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। Modern life has become easier, and the people of the world have to thanks to the immense contribution of the internet technology to communication and information sharing. There is no doubt that internet has made our life become easier and more convenient. We can use internet to communicate with people around the world, doing business by using internet, make new friends and know different cultures, searching information, studying and etc. Firstly, the internet can let a person to communicate with people in virtually any parts of the world through the internet or email, without having to leave his room. Second, information is biggest advantages that internet offers. Internet is a virtual treasures trove of information. Any kinds of information on any topic under the sun is available on the internet. The search engines like Google, Yahoo are at your service through the internet.
There is a huge amount of information available on the internet for just about every subjects known to man, ranging from government law and services, trade fairs and भाई ये झूठ है ये. conferences, market information, new ideas and technical support. The lists is simply endless. We can use these search engines, websites dedicated to different subjects, and large amount of articles and papers are available for perusal in a matter of a few seconds. This is particularly relevant for students who can use this wealth of information for their school projects and also learn new things about the subjects they are interested in. In fact, this internet is for many schools and universities that are now able to assign projects and work to the students and follows their progress, which can be easily posted on the school or university internal websites. Online education has grown at a very fast pace since internet allow the development and uses of innovative tools for imparting education. University students and lecturers can communicate through internet. Besides, some universities are also offering far distances courses to make study become more inefficient and convenience. An opinion ऐसे about fast food. Opinion ऐसे, अब opinion ऐसे भी देख लेते हैं भाई किस तरह का होता है. Exam question. In some countries, an increasing number of people are suffering from health problems as a result of eating too much fast food. Exam question ये है. An increasing number of people are suffering from health problems as a result of eating too much fast food. It is therefore necessary for governments to impose a higher tax on this kind of food. Wow, bhai wow. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Nowadays, more and more people are affected by health issues such as diabetes and heart disease, which are linked to overconsumption of cheap, mass-produced food. Some people believe the only solution is to make fast food less affordable by taxing it highly. Despite the severity of the problem, I think this is quite wrong. Increasing the tax on fast food would unfairly penalize people and may not necessarily bring about the desired health benefits. सच बात देखिए बिल्कुल. First, fast food is about more than just nutrition. Many teenagers spend money on fast food not because they need to eat out, but because this is how they socialize. ठीक है, यानी वो मतलब लोगों के साथ जब मिलते जुलते हैं, मतलब टीनेजर्स मतलब 18-20 साल से ऊपर वाली उम्र के कोई भी हो, तो वो मतलब सोशलाइजिंग के अंदर भी फास्ट फूड को प्रेफर करते हैं जब भी वो जाते हैं किसी के साथ. फास्ट फूड रेस्टोरेंट प्रोवाइड अ सेफ कन्वीनियंट प्लेस फॉर यंग पीपल टू मीट फ्रेंड्स. बिल्कुल एक प्रॉपर जगह मिल जाती है जहाँ पे बैठ सकें सुकून से. For another group, low income families, fast food can provide an inexpensive treat for their children. बिल्कुल सच बात है. Denying people a small pleasure in life could affect their social lives or happiness. ठीक है, बिल्कुल सही. Another important point is that if the reason for taxing fast food is to reduce obesity, it may be ineffective. और मतलब हम इस हिसाब से टैक्स लगा देंगे भाई ताकि हम ओबेसिटी को कम कर सकें. मेरे ख्याल से ओबेसिटी शायद मोटापे को कहते हैं. It is true that fast food is high in sugar, salt and fat, all of which cause weight gain and are detrimental to our health. However, we also know that there are other factors which contribute to the risk of obesity. We also know that there are other factors which contribute to the risk of obesity, such as lack of exercise and inappropriate portion size. While home cooked food is generally healthy, this is not always the case. Such baat. I personally know a family that used to eat high fat home cooked food in enormous portions. They all suffered from health problems due to obesity. On the other hand, I do understand the point of view of those who say drastic action is needed. If fast food were taxed and become expensive, people would be forced to seek out healthier options. बिल्कुल गलत. In addition, food producer would have an incentive to provide healthier foods. However, there is likely to be resistance from consumers and producers who want to have a wider choice. To conclude, although मतलब देखो इसके अंदर कितना प्यारा तरीके से लिखा है. सबसे पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है. इंट्रोडक्शन देने के बाद उसने अपना एक ओपिनियन दिया, ठीक है. फिर उसके ओपिनियन ही समझ लो, मतलब बॉडी के अंदर ओपिनियन दिया. उसने एक ओपिनियन दिया, फिर दूसरा ओपिनियन दिया, फिर तीसरा ओपिनियन दिया, फिर उसके बाद आखिर में कंक्लूजन दे रहा. मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने इसको लिखा है. Although imposing a higher tax on fast food could have, देखो अब वही बात करेगा जो इसने इंट्रोडक्शन में की है, नोट करना है बात. could have some positive effects, कि हो सकता है कि हायर टैक्स लगाने से कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आए ज़रूर. These would be outweighed by the drawbacks.
लेकिन हम बराबर कर सकते हैं अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को आपस में तोलें. For one thing, some sectors of society would feel victimized, and there is also the fact that simply raising tax would not result in a much healthier society. What we really need is greater awareness of diet and cheaper, healthy food. अब नीचे लिखी मैं top tips for writing. Avoid repeating words used in the question. अच्छा, repeating words को नहीं इस्तेमाल करना होता. It makes your vocabulary seem limited. वैसे ये जो बात लिखी हुई है ना, ये IELTS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको खैर है. Instead, use synonyms to demonstrate your vocabulary. अच्छा, वैसे ये बात है कि घुमाने वाली कहानी है. Synonyms का मतलब होता है बात वही हो रही होती है, बस वर्ड को चेंज कर देते हैं. If you are asked to give your opinion, make it clear at the beginning and at the end. अच्छा, ये बात इसने पॉइंट की. यानी अगर कोई भी ओपिनियन दे रहे हो ना, तो पहला और आखिरी उसको बिल्कुल क्लियर रखना, बाकी बीच में जो लिखना लिख दो. Give a reason for your opinion in paragraph 2 and another in paragraph 3. Support them with examples and explanation. In paragraph 4, balance your essay by discussing the opposing view. यानी कंक्लूजन के अंदर बिल्कुल आप वाइंड अप करो उसको. हमारे पास आ गया लेटर. अब यहाँ पे लेटर देख लेते हैं किस तरह से लिखा जाता है. सबसे पहले ऊपर एड्रेस आता है, ठीक है. एड्रेस के बाद तारीख आती है, एड्रेस, डेट, फिर उसके बाद एप्लीकेशन वाला ही पूरा फॉर्मेट है. डियर माया, thank you very much for your last letter. It was great to hear from you after so many months. You seem to be having a nice time in France. Thanks also for the photographs. I absolutely love that snap of you standing in front of the Eiffel Tower. France looks stunning. Someday I would definitely like to go there. There's not much happening here. I'm busy with my work and kids. By the way, you are coming home anytime soon. If you are, let me know the dates and we can arrange to meet up. यानी आखिर के अंदर नेम आता है, ठीक हो गया. आखिर के अंदर सब खाली नेम आता है जो कि लिख रहा है जिसके लिए. अब हमारे पास है, ये भी एक लेटर है, किसी फ्रेंड को लिखा है. एग्जाम क्वेश्चन है, योर फ्रेंड सबीना हैज रिटन योर लेटर. पार्ट ऑफ इट सेज, व्हाट्स योर फेवरेट डे ऑफ द वीक? आई वुड लव टू हियर ऑल अबाउट इट. राइट अ लेटर ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स इन रिप्लाई. डियर सबरीना, थैंक यू फॉर योर लेटर एंड इट वाज ग्रेट टू हियर. मतलब सबसे पहले हमें मक्खन मलाई लगानी होती है लेटर के अंदर, ये बात तो क्लियर हो गई. उस वाले को भी पढ़ के इस वाले को भी. टू टेल यू अबाउट माई फेवरेट डे ऑफ द वीक, वेल इट्स डेफिनेटली फ्राइडे. और बिल्कुल वही सेम पैटर्न है कि थीसिस सेंटेंस जो है वो बिल्कुल लास्ट के अंदर दे रहे हैं. One reason I like Fridays is because I have my favorite subjects at the school, PE and chemistry. Chemistry, great because we do experiments in the science lab and our teacher, Mr. King, is so funny in PE. नहीं, बस यहाँ तक. It's so funny. In PE we usually play basketball, which is my favorite sport. I'm good at it because I'm quite tall. Our team usually wins. We also have French on Fridays, which is actually my least favorite subject. But after that, we have ICT, which is much more interesting. At the moment, I am creating a web page for our basketball team. Zabardast. After school, I hang out with my friends, and then in the evening, I play football at the sports center. On Friday nights, we sometimes go to someone's house for a party or to watch a DVD. We can relax a bit on Friday evening because there is no school on Saturday. Tell me about your favorite day in your next letter. Hope to hear from you soon. Love, Dani. The Hostel Provost, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. Date 5th February 2020. Subject, request for hostel allotment. Dear sir, this is name and I have been selected in department at Mehran University of Engineering this year. I am originally from city and I do not have any accommodation facility in Jamshoro. Therefore, I request you to allot me a room in the university hostel. I am looking forward for your kind consideration. Yours faithfully, XYZ, roll number, department, enclosure, यानी जो आपने उसके साथ लगाया हो. Don't forget to click subscribe to get more updates.